दोषी ट्रंप को चुनौती, एक सैनिक का ताकतवर नेता के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल दौरे पर गए थे। यह दौरा काफी मायनों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल को नए आयाम से व्यवस्थित करते हुए नजर आ रहा है। इसके राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न एंगल में इसे देखा जा रहा है। यह मुलाकात इसलिए भी चर्चा का विषय बन चुकी है क्योंकि यह औपचारिक मुलाकात से अधिक अनौपचारिक मुलाकात मालूम पड़ती है। वहां के संसद भवन में भारतीय सिपाहियों की गूंज तरोताजा हुई, जिन्होंने हाइफा शहर को तुर्की से मुक्त करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। आज इजराइल में बच्चा बच्चा हाइफा के युद्ध और हाइफा के हीरो को जानते हैं, जो भारतीय हैं, मेजर दलपत सिंह शेखावत। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि खुद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कभी सैनिक हुआ करते थे। उनके भाई की जान भी इस तरह से युद्ध में चली गई थी, जिसके बाद उनका पूरा जीवन बदल गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी ही दिलचस्प बात इजराइल के साथ अपने विशेष संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। इसी दिन भारत ने इजराइल को मान्यता दी थी। उनसे पहले इजरायली संसद को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने पीएम मोदी को दोस्त से बढ़कर भाई बताया। इजराइल में सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे नेतन्याहू की पहचान एक मजबूत नेता के रूप में है। वे इजरायली सत्ता पर लंबे समय तक काबिज रहने वाले नेता बन चुके हैं। बेन्यामिन बीबी नेतन्याहू का जन्म तेल अवीव में 1949 में हुआ था। 1963 में जब इनके इतिहासकार और यहूदी एक्टिविस्ट पिता बेंजियोन को अमेरिका में एक एकेडमिक पोस्ट का प्रस्ताव मिला तो पूरा परिवार अमेरिका चला गया। 18 साल की उम्र में नेतन्याहू इजराइल लौट आए। यहाँ वे 5 साल आर्मी में रहे। वे एक अहम कमांडो यूनिट में कैप्टन रहे। नेतन्याहू 1968 में बेरूट एयरपोर्ट पर हुए एक ऑपरेशन में शामिल थे। इसके साथ ही 1973 में मध्य पूर्व का युद्ध भी उन्होंने लड़ा था। आर्मी सर्विस खत्म होने के बाद नेतन्याहू फिर से अमेरिका आ गए। यहाँ उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से बैचलर और मास्टर की पढ़ाई पूरी की। 1976 में नेतन्याहू के भाई जोनाथन युगांडा के एंटेबे में अगवा कर बंधक बनाए गए एक विमान को छुड़ाने के लिए अभियान में शामिल हुए थे। इस अभियान में जोनाथन को जान गंवानी पड़ी थी। इस मौत का असर नेतन्याहू के परिवार पर गहरा पड़ा था। उनके भाई का नाम इजराइल की महान हस्तियों में शामिल हो गया। नेतन्याहू ने अपने भाई की याद में एक आतंकवाद विरोधी इंस्टीट्यूट की स्थापना की। इस वजह से अमेरिका में इजराइल के राजदूत और भविष्य के विदेश मंत्री मोशे एरेंस का ध्यान खींचा था। 1982 में एरेंस ने बेन्यामिन नेतन्याहू को वाशिंगटन में अपना डिप्टी चीफ ऑफ मिशन नियुक्त किया। रातों रात नेतन्याहू के सार्वजनिक जीवन को पंख मिल गए। नेतन्याहू अमेरिकी अंदाज में बिल्कुल खड़ी इंग्लिश बोलते हैं। वे जल्द ही अमेरिकी टेलीविजन पर जाना पहचाना चेहरा बन गए। वे पश्चिम में इजराइल की बात बड़ी मुखरता से रखने लगे थे। आगे चलकर नेतन्याहू को 1984 में न्यूयॉर्क में UN ने इजराइल का स्थायी प्रतिनिधि बना दिया गया था। 1998 में जब वे इजराइल वापस आए तो देश की राजनीति में दस्तक दी। उन्होंने संसदीय चुनाव जीता और उप विदेश मंत्री बनाए गए। राजनीतिक रूप से बेन्यामिन नेतन्याहू खुद को दक्षिणपंथी बताते हैं। 1992 के आम चुनाव में लिकुड पार्टी की जब हार हुई तो उन्हें पार्टी का चेयरमैन बनाया गया। 1996 में इजराइल के राष्ट्रपति शिमोन पेरेज ने प्रधानमंत्री
यित्ज़हाक रबिन की हत्या के बाद वक्त से पहले चुनाव की घोषणा की थी। इस चुनाव में नेतन्याहू को सीधी जीत मिली और वे इजराइल के प्रधानमंत्री बने। नेतन्याहू इजराइल के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने और वे इस मामले में भी इकलौते हैं कि उनका जन्म 1948 में इजराइल के जन्म के बाद हुआ था। नेतन्याहू का पहला कार्यकाल छोटा रहा लेकिन काफी नाटकीय था। इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच ओस्लो एकॉर्ड समझौते की तीखी आलोचना के बावजूद 1997 में नेतन्याहू ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसमें हेब्रोन का 80% नियंत्रण फिलिस्तीनियों को देना था। इसके साथ ही उन्होंने 1998 में वाई रिवर मेमोरेंडम पर भी हस्ताक्षर किया जिससे पश्चिमी बैंड से अधिक निकासी का रास्ता साफ हुआ। 1999 में नेतन्याहू ने 17 महीने पहले चुनाव की घोषणा कर दी और इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्हें लेबर नेता एहुद बराक से हार मिली थी। पूर्व कमांडर नेतन्याहू ने एक अस्थायी शांति समझौते का वायदा किया और उन्होंने दक्षिणी लेबनान से भी वापसी की बात कही। चुनाव हारने के बाद नेतन्याहू ने संसदीय सदस्य और लिकुड पार्टी के चेयरमैन से इस्तीफा दे दिया। नेतन्याहू लिकुड पार्टी में एरियल शरोन के उत्तराधिकारी बने थे। 2001 में जब शरोन प्रधानमंत्री बने तो फिर से नेतन्याहू की सरकार में वापसी हुई। इस सरकार में वे पहले विदेश मंत्री बने और फिर बाद में वित्त मंत्री बने। 2005 में उन्होंने गजा पट्टी से सैनिकों की वापसी के फैसले पर विरोध के कारण इस्तीफा दे दिया। 2005 में एक बार फिर से नेतन्याहू को मौका मिला, तब शरोन बड़े स्ट्रोक की चपेट में आ गए थे और उन्हें कोमा में भर्ती कराना पड़ा था। लिकुड पार्टी में मतभेद उभरा और दो फाड़ हो गई। नेतन्याहू ने लिकुड पार्टी का नेतृत्व जीता और वह शरोन के उत्तराधिकारी एहुड ओलमर्ट के कड़े आलोचक के रूप में सामने आए। मार्च 2009 में नेतन्याहू ने दूसरी बार चुनाव जीता। नेतन्याहू ने दक्षिणपंथ, राष्ट्रवादी और धार्मिक पार्टियों को मिलाकर एक गठजोड़ तैयार किया। नेतन्याहू सरकार के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आलोचनाएं हुई। ये आलोचनाएं फिलिस्तीनियों के साथ शांति वार्ता नहीं बहाल करने की वजह से हुई। नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से बिना सैनिकों के फिलिस्तीनी स्टेट की अवधारणा को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों को इजराइल को एक यहूदी मुल्क के रूप में कबूल करना होगा। 2015 में नेतन्याहू ने फिलिस्तीनियों के लिए एक देश की संभावना से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में इस्लामिक चरमपंथ जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वैसे में इसकी संभावना खत्म हो गई है। 2012 के आखिर में नेतन्याहू ने वक्त से पहले चुनाव की घोषणा कर दी और कुछ हफ्तों में ही संसद को भंग कर दिया। इसके बाद नेतन्याहू ने गजा में चरमपंथियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। उन्होंने ऐसा इजराइल में एक रॉकेट फायरिंग के बाद आदेश दिया था। नेतन्याहू ने गजा में यह ऑपरेशन बिना जमीन पर सेना उतारे अंजाम दिया था। 8 दिनों के इस ऑपरेशन की सफलता की दुनिया भर में प्रशंसाएं हुई। जुलाई 2014 में एक बार नेतन्याहू ने गजा में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। 50 दिनों की इस लड़ाई में 2100 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई। फिलिस्तीन में यूएन के अधिकारियों के मुताबिक इनमें से ज़्यादातर आम नागरिक थे। इजराइल की तरफ से 67 सैनिक और 6 आम नागरिक मारे गए। संघर्ष के दौरान इजराइल को अमेरिका का समर्थन हासिल रहा, लेकिन नेतन्याहू और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के संबंध ठीक नहीं थे। ऐसा नेतन्याहू के तीसरे कार्यकाल से ही होने लगा था। 2015 में जब नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया तो ओबामा से संबंध और
निचले स्तर पर पहुंच गए थे। ओबामा ने ईरान के साथ जो परमाणु समझौता किया था उसकी नेतन्याहू ने कड़ी आलोचना की थी। जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ तो फिर इजराइल और अमेरिका के संबंध मधुर हुए। इजराइल इस वक्त काफी चर्चा में है क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी वहां दौरे पर गए हुए थे। इजराइल उसी क्षेत्र में स्थित है जहां भारत के दूसरे अहम पार्टनर देश भी मौजूद है, जैसे कि सऊदी अरब और कतर जैसे देश जिनके साथ भारत के गहरे संबंध है। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और वहां काम करने वाले लाखों भारतीय नागरिक रिश्तों को भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 2017 में इजराइल के दौरे के बाद दोनों मुल्कों के बीच नजदीकियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं। अब इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच जो गर्मजोशी दिखी वो हाल के दिनों में बहुत कम राजनेताओं के बीच दिखी है। उनसे पहले इजरायली संसद को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने पीएम मोदी को दोस्त से बढ़कर भाई बताया। विश्लेषकों का मानना है कि जब दुनिया के दो देशों के राष्ट्र प्रमुखों के बीच इस तरह के निजी रिश्ते कायम हो तो ये संबंधित देशों के रिश्ते में एक नए मायने के संकेत देते हैं। उनकी नज़र में दोनों देशों के रिश्ते दो सभ्यताओं के रिश्ते हैं और इनमें बड़ी गहराई है। इससे यह संदेश जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उथल पुथल के इस दौर में भारत और इजराइल साथ साथ खड़े हैं। विश्लेषक मानते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री में वो क्षमता है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया के बड़े ताकतवर देशों के सामने तन कर खड़े हो सके। नेतन्याहू भी ये दिखाना चाहते हैं कि दुनिया के बड़ी और तेजी से उभरती ताकत के तौर पर भारत जैसा देश उनके साथ खड़ा है। तो ये थी सैनिक से विश्व के ताकतवर नेता बनने की नेतन्याहू की पूरी कहानी।